पिछले वीडियो में मैंने लाइट के मीडियम्स, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात आपके सामने रखी थी। अब मन में सवाल आएगा कि अगर वो मटेरियल प्लेन या कर्व में रखें, अगर उस लाइट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस मीडियम में, तो उसके द्वारा इमेज कैसे जनरेट हो रही है। आज मैं आपके सामने लाइट के इस तीसरे हिस्से में इन सवालों के जवाब आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रग्गारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज आपके सामने लाइट की आगे की कहानी तीसरा हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं एंड मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे विनम्र विनती है कि लाइट के पहले दो हिस्सों को आप ज़रूर से देखें, तभी लाइट के इस तीसरे हिस्से को आपको समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इस लाइट की कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि प्लेन मिरर के हिसाब से रिफ्लेक्शंस कैसे आते हैं। अब अगर मान लीजिए कि उस प्लेन मिरर की जगह अगर मैं कर्व मिरर रख दूंगा तो कैसी इमेज निकल के आएगी, तो उस इमेज का क्या होगा। तो रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट एंगल सेम ना होकर वो किसी और डायरेक्शन पर निकल जाती है। जहां पर वास्तविक इमेज यानी कि रियल इमेज बननी चाहिए वो वहां पर नहीं बनती, बल्कि किसी और लोकेशन पे वो इमेज जो है वो बन जाती है। वो इमेज छोटी भी हो सकती है, वो इमेज बड़ी भी हो सकती है, वो इमेज असली भी हो सकती है, या फिर ऐसा लगेगा कि वहां पर इमेज बन रही है अगर किसी और नज़र से देखते हैं तो ये इमेज की पोजीशन और उसकी अपीयरेंस रे ऑप्टिक्स के ज़रिए आपको बताता हूँ कि वो कैसी इमेज बनेगी। लेकिन रे ऑप्टिक्स में जाने से पहले हमको ये तो जानकारी ज़रूरी है ना कि वो स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं। आइए मैं आपको डिफरेंस टेबल के ज़रिए आपको इस सामने पेश करता हूँ। तो ये मिरर्स दो तरह के होते हैं। ऐसे स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के सेंटर की तरफ हो तो उसे कॉन्केव मिरर कहते हैं, और ऐसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के सेंटर से बहुत दूर हो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्केव मिरर में फोकस मिरर के सामने होता है, मगर कॉन्वेक्स में फोकस मिरर के पीछे होता है। क्योंकि कॉन्केव मिरर में इमेजेस शार्प दिखाई देती है, इमेजेस कन्वर्ज हो रही है, और यही कारण है कि इसे कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। बट कॉन्वेक्स में इमेज बड़ी हो जाती है, तो इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉन्केव मिरर के एग्जाम्पल अगर बताने की कोशिश करूँ तो वो कहलाता है शेविंग मिरर। व्हीकल्स में जो हेडलैम्प लगे रहते हैं उसमें एज अ रिफ्लेक्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है। सोलर कुकर्स में यूज़ किया जाता है, और आँख, कान, नाक, जिसे डॉक्टर्स के पास ऑप्थेल्मोस्कोप रहता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर की अगर डेली एग्जांपल्स की बात करूं तो गाड़ी में बैठे बैठे हम जो है वो पीछे का नज़ारा देखते हैं। पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए रियर व्यू मिरर काम आता है, या फिर आजकल जो है वो ट्रैफिक्स में यूज़ होता है। ख़ास तौर से चौराहे के सामने रहता है, अगर 90 डिग्री के कॉर्नर्स को देखने के लिए कि आसपास कोई गाड़ियाँ तो नहीं आ रही है, तो ऐसे कॉन्वेक्स मिरर जो है वो सामने लगाए जाते हैं गोल गोल से। अब मन में सवाल उठेगा कि इन दोनों मिरर्स के बारे में बता दिया, अब अगर इन मिरर्स को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखता हूं और अलग अलग डिस्टेंसेस पर ऑब्जेक्ट को अगर रखता हूं तो इसके इमेज के अपीयरेंस कैसा दिखाई देता है, कैसी आपको इमेज दिखाई देती है। आइए मैं आपको इसको रे डायग्राम के जरिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कॉन्केव मिरर से ही स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए वो कॉन्केव मिरर सामने खड़ा हुआ है एंड उसके डायरेक्टेड सेंटर पॉइंट P है। उस पॉइंट P को पोल कहते हैं। वहाँ से एक एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल लाइन को पास करते हैं, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब ये जो स्फेरिकल मिरर का हिस्सा है जो हमने खड़ा किया है, इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर तो डेफिनेटली होगा, तो उसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पर प्लेस्ड है पॉइंट C। अगर कोई भी इंसिडेंट लाइन जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच एक निश्चित रूप से इंटरसेक्ट होगी। उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल पॉइंट या फिर फोकस कहेंगे। अगर आपके मन में ये लग रहा हो कि वो हर घर में वो जो डिश एंटीना लगा रहता है और उसके परपेंडिकुलर एक डायपोल रहता है, और वो सैटेलाइट से जितनी भी टीवी सिग्नल्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली उस डायपोल में टकरा रहा है, और वो पूरा का पूरा डायपोल से ट्रैप हुआ सिग्नल फोकस की तरह बिहेव कर रहा है, और वो फोकस्ड सिग्नल आपके सेट टॉप बॉक्स में आ रहा है, वो पूरा जितना भी टीवी चैनल्स आपको दिखा रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो फोकस
कि वो जो डिश एंटीना पर लगा वो छोटा सा डायपोल एक फोकल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है? यस। तो इसी कॉन्केव मिरर को रखते हुए अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर इन्फिनिटी पर है लेफ्ट हैंड साइड में, मान लीजिए कुछ निश्चित ऊंचाई पर है, वहां से अगर कोई रे आ रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डायरेक्टली फोकस को ही मीट करेगी और बहुत छोटी सी इमेज, डॉट तो अभी आपको रे डायग्राम पर दिख रहा होगा, लेकिन बुक्स के हिसाब से वहां पर छोटी सी इमेज बनेगी। ये इमेज असली होगी और मिरर से उल्टा दिखाई देगा। इसी को तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोला जाता है। अगले आने वाले रे डायग्राम को अच्छे से देखिएगा क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में मैंने जो है वो एक्यूरेटली इसको बनाया है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा पोल की तरफ खिसकाता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़े से पास में रखूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो इमेज फोकस के बीच कहीं ना कहीं बनेगी। इमेज इस बार पहले से थोड़ी बड़ी बनेगी बट स्टिल छोटी रहेगी, डिमिनिश्ड। इस केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारे पास बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को और राइटवर्ड शिफ्ट करूं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो हमारी इमेज जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज में जो है वो एग्जैक्ट इमेज हमारे पास बनेगी। इसकी आजमाइश के लिए मैंने यहाँ पर रेड एज अ रेफरेंस लाइन यहाँ पर जो है वो लिया है जो ऑब्जेक्ट से निकल रही है। तो इमेज हमारी सेम साइज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास इमेज बनेगी। ये भी रियल एंड इन्वर्टेड कहलाएगी। और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को राइटवर्ड शिफ्ट करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच कहीं रखते हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनेगी, डाउनवर्ड साइड पर। इस बार इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी सी बड़ी होगी, बोले तो एनलार्ज्ड, एंड स्टिल ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट को और थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट करें और मान लीजिए फोकल पॉइंट पर ही ऑब्जेक्ट है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर इन्फिनिटी पर कहीं ना कहीं बनेगी। और एक बात इसमें नोटिस करना कि वो जो रेड इमेज रेफरेंस लाइन रिफ्लेक्टेड रे पर पैरेलल हो रही है। अब ये कितनी बड़ी इमेज बनेगी ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, बस इतना ध्यान रहे कि इन्फिनिटी पर कहीं ना कहीं बनेगी और वो हाईली इनलार्ज्ड होगी पहले से ज़्यादा। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड कहलाएगी। अब इस ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के थोड़ा सा नज़दीक लाते हैं, पोल के पास, तो इमेज कैसी बनेगी ये हम बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएंगे कि कितनी बड़ी होगी, क्योंकि वहाँ पर रेड इमेज रेफरेंस लाइन मेन जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके पैरेलल ही नहीं बन रही है। कितनी बड़ी बनेगी ये नहीं बता पाएंगे, मगर जिसने भी सच्चे मन से फिजिक्स का कोई भी अंश पढ़ा होगा उस फैशन की अगर मैं बात करूं तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि इमेज मिरर के पीछे बनेगी। तब इसमें हम कहेंगे कि इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा आभास होगा। मोटा मोटी बोला जाए तो नकली इमेज हमारे पास जो है वो बनेगी, जो कि सीधी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसी को ही तो कहते हैं। तो ये 6 केसेस है कॉन्केव मिरर के लिए। अभी तक तो मैंने कॉन्केव मिरर की बात की। अब अगर इस कॉन्केव मिरर की जगह अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर अगर रख देता हूँ इसी रे ऑप्टिक डायग्राम पर, तो इमेज एक्चुअली कहीं नहीं बनेगी। पर जैसा कि मैंने बताया, फिजिक्स सब्जेक्ट वाली तहजीब पॉसिबिलिटी को अनलॉक करने की क्षमता होती है, रिप्रेजेंट करने की। तो इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऊपर चली जाएगी। अगर एज्यूम करें ऊपर से कुछ अगर देख रहे हैं तो हमें इमेज कॉन्वेक्स मिरर के पीछे फोकस पर बनती हुई दिखाई देगी, जो कि बहुत ही छोटी होगी और सीधी दिखाई देगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारे पास जो है वो बनेगी। आगे का केस हमको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि राइटवर्ड कहीं पर भी अगर लेकर आए तो इमेज स्टिल कहीं नहीं बनेगी। लेकिन एज्यूम करें तो वो स्टिल इमेज फोकस पर ही नज़र आएगी मिरर के पीछे, और वो सीधी नज़र आएगी। तो रे ज्योमेट्री के हिसाब से स्टिल वैसी ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहेंगे। रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपके सामने बताने की कोशिश करूं तो जिस समय आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो असल में वर्चुअली आप देख रहे हैं, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन के पीछे अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, या फिर डेस्कटॉप मॉनिटर या फिर टीवी में अगर आप उसके पीछे अगर जाने की कोशिश करेंगे, एलईडी स्क्रीन के पीछे अगर जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको सिर्फ दीवार दिखाई देगी। अभी जिस समय मैं इस अपने मोबाइल से वीडियो को कैप्चर कर रहा हूँ, मेरा गिटार जो है वो असल में लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये कंट्रोल सिस्टम की बुक जो रखी हुई है BS मानके की, वो आपको उसके वर्ड्स उल्टे दिखाई दे रहे होंगे। पता नहीं अब मैं इसमें जूम करके बता रहा हूँ कि नहीं, बट आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो
वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया है कि इस जो कैप्चर्ड वीडियो है मैंने उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया हुआ है, तो मेरी तरफ से जो लेफ्ट हैंड जो दिख रहा है वो आपको लेफ्ट की तरफ ही दिखाई दे, और मेरी तरफ से राइट जो दिखाई दे रहा है वो आपको भी राइट दिखाई दे, एंड वाइस वर्सा। तो ये रहे आपके सामने स्फेरिकल मिरर के हिसाब से 8 केसेस कि इमेज कैसी और क्या बनेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस स्लाइड का आप ज़रूर से स्क्रीनशॉट ले लें, ये चीज़ बहुत काम आएगी। रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ को निकालने के लिए इन मैथमेटिकल रिलेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप अभी इस वेबसाइट मीडिया में अपने स्क्रीन में देख रहे हैं। इन्हें मिरर फॉर्मूला भी कहा जाता है। अब अगर उस स्फेरिकल मिरर की जगह अगर मैं मान लीजिए स्फेरिकल लेंस अगर कोई भी रख देता हूँ, तो लाइट के दूसरे हिस्से में मैंने रिफ्लेक्शन और उसके सारे रूल्स मैंने बताए थे, अब उसे कहीं ना कहीं तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये स्फेरिकल लेंसेस 2 तरह के होते हैं। आइए मैं इसको डिफरेंस टेबल के ज़रिए समझाता हूँ। तो ऐसे स्फेरिकल लेंसेस जिस पर एजेस मोटे होते हैं मगर बीच का हिस्सा पतला हो उसे कॉनकेव लेंस कहते हैं, और ऐसी चीज़ जो कॉनकेव लेंस के उलट होता है उसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस में नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्ट होने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाती है, मगर कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, इसलिए इंसिडेंट रे लेंस से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर इंटरसेक्ट डेफिनेटली करेगी। कॉनकेव लेंस में रे डाइवर्ज हो रही है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, बट इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स इट इज़ कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस के एग्जाम्पल की बात करूँ तो टेलीस्कोप में, घर के दरवाजे में जो स्पाई लेंस लगे रहते हैं, और जो मायोपिया बीमारी से ग्रसित पेशेंट्स रहते हैं, इस लेंस के चश्मे का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस के एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कैमरा होता है, माइक्रोस्कोप्स होता है, और हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट्स के चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। अब मैं आपको फिर से रे डायग्राम के ज़रिए आपको बताता हूँ कि अगर लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इमेज की दिशा और दशा कैसी होगी। नाउ दिस टाइम अब वो पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, जिसे मैं O से डिनोट कर रहा हूँ। वही ऑब्जेक्ट होगा, वही इंसिडेंट रे होगी, वही ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट होगा, वही रेड कलर की इमेजेस होगी, वही लीनियर लाइंस होगी, पर यहाँ पर 2 फोकसेस होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, जिसे मैं LHS और RHS से डिनोट कर रहा हूँ। सो बाय टेकिंग कॉन्वेक्स लेंस इनटू कंसिडरेशन फर्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट दूर इन्फिनिटी पर खड़ा है, डजेंट मैटर वो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है, कितना बड़ा है, लेकिन अगर मान लीजिए LHS पर इन्फिनिटी पर खड़ा है, तो लेंस के राइट हैंड साइड फोकस F' पर इमेज बनेगी, जो कि ऑब्जेक्ट साइज से बहुत ही छोटी होगी। सेम वही अगर इमेज रेफरेंस अगर पास करवाता हूँ तो यहाँ पर तो इमेज बहुत ही छोटी बनेगी, ऐसी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट करूं, सेकंड फोकस 2F के करीब, तो राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट की इमेज F' और 2F' के बीच कहीं ना कहीं बनेगी, जो कि पहले के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी होगी मगर स्टिल वो छोटी होगी। ये भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब इस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 2F में रखते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद उतनी ही डिस्टेंस में यानी कि 2F' में और वैसी ही फिजिकल अपीयरेंस एंड साइज में 2F' पर इमेज बनेगी, वो भी रियल एंड इन्वर्टेड कहलाएगी। अगर उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और राइटवर्ड शिफ्ट करें एंड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, तो इमेज ऑब्जेक्ट के 2F' से दूर कहीं ना कहीं मिलेगी। अब इस केस में कहेंगे कि वो इमेज ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी बन रही है, एनलार्ज दिख रही है, मैग्नीफाइड दिख रही है, तो ये डेफिनेटली रियल एंड इन्वर्टेड होगी। लेफ्ट हैंड साइड में F पर अगर उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहां से रिफ्रैक्ट होकर इमेज राइट हैंड साइड के इन्फिनिटी पर जाकर कहीं ना कहीं बनेगी, पहले से डेफिनेटली बहुत बड़ी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड कहलाएगी। अगेन ये इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड कहलाएगी। एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि वो चीज़ जो है वो इमेज रेफरेंस लाइन जो है वो पैरेलल बन रही है, तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि वो राइट हैंड साइड के इन्फिनिटी पर कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी। अगर उस ऑब्जेक्ट को फिर राइटवर्ड शिफ्ट करें और उस चीज़ को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच अगर रखते हैं, तो इतनी बड़ी इमेज बनेगी जिसको हमने जज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। बट वही फिजिक्स की तहजीब लगाए, मैथमेटिकल फॉर्म पर बनाएंगे, तो राइट हैंड साइड से इमेज को अगर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट के साइड की तरह ही इमेज का आभास होगा,
वो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, मगर इस बार वर्चुअल एंड इरेक्ट कहलाएगी। तो ये तो बात अब तक बताया कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में। अब अगर इस कॉन्वेक्स लेंस की जगह अब मैं कॉन्केव लेंस अगर रख देता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं पर भी असल में इमेज नहीं बनेगी। बट फिजिक्स का सब्जेक्ट है, हर नेचर की एक्टिविटी पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस के रिजल्ट को पढ़ना ज़रूरी है। सो बाय टेकिंग कॉन्केव लेंस इनटू द कंसिडरेशन, लेफ्ट हैंड साइड के इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट अगर रखूँ तो इमेज ऐसा इमेजिन होगा कि वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही बन रही है। अगर हम उसे राइट हैंड साइड से अगर देखते हैं तो वो इमेज फोकस पर ही मिलेगी, बट बहुत ही छोटी होगी। उस केस में इस इमेज को वर्चुअल एंड इरेक्ट कहेंगे। सीधी इमेज बनेगी पर ऐसा लगेगा कि इमेज बन रही है। तो नेक्स्ट केस बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमेज नहीं बनेगी, बट ऐसा लगेगा कि इमेज बन रहा है। तो इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज लेफ्ट हैंड साइड में लेंस और फोकस के बीच कहीं ना कहीं बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये सभी 8 केसेस लेंस के रेस्पेक्ट में ये रहे आपके सामने रे ऑप्टिक डायग्राम वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन पर। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो लेंस के रे ऑप्टिक्स के अंदर इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ को फिगर आउट करने के लिए इन ऑप्टिकल मैथमेटिकल रिलेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला वाला जो है वो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, दूसरा वाला लेंस फॉर्मूला होता है, और तीसरे वाले को अगर गौर करें तो वो लेंस कितना अच्छे से लाइट को डेविएट कर पाता है, इसे पावर ऑफ द लेंस कहते हैं, जो कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कहलाता है, जिसकी SI यूनिट डायोप्टर्स में होती है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर ऑफ द लेंस पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉन्केव लेंस के लिए वो पावर ऑफ द लेंस नेगेटिव होता है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए मैं कोई लेंस लेता हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और अगर इस μ1 लेंस को μ2 लिक्विड के अंदर डुबा देता हूँ तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ अगर रिजल्टेंट निकाल लेते हैं तो रिजल्टेंट पावर ऑफ द मटेरियल पर क्या असर आएगा। लेट्स चेक इट आउट। अगर मान लीजिए पहले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है दूसरे मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो फोकल लेंथ अगर बढ़ता है तो इसका मतलब पावर ऑफ द लेंस डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, अगर जैसे मान लीजिए दोनों मीडियम्स का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो कैसे भी अगर जैसे मान लीजिए डुबाते हैं, बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जैसे मान लीजिए होता है, तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी। और फोकल लेंथ अगर इन्फिनिटी हो गई तो इसका मतलब पावर ऑफ द लेंस 0 हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट मीडिया जिस पर हम कोई भी लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो सेम मीडिया जैसा बिहेव करेगा, यानी कि सीधी सीधी रे जो है वो निकल जाएगी। तीसरा ये है कि पहले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है दूसरे मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बजाय, तो जैसा लेंस था अब वो अपोजिट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा और कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, एंड वाइस वर्सा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लेंसेज के बारे में बता दिया, तो जाहिर सी बात है कि मुझे एप्लीकेशंस के बारे में बताना ज़रूरी है। तो 3 तरह के माइक्रोस्कोप्स कहलाते हैं अगर लेंस के एप्लीकेशन की बात करूं। पहला कहलाता है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है, बहुत कम फोकल लेंथ वाला, जिसको एज अ स्कूल्स में और थोड़ा सा अगर जैसे मान लीजिए क्विक रिसर्च अगर करना है तो लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है। और ऑब्जेक्ट भाई साहब आंखों से बड़ा ही दिखता है अगर इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हो। दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, एक हॉलो ट्यूब में बंद कर दिया जाता है फ्रस्टम जैसा दिखने वाला। फ्रस्टम समझते हो, बाल्टी। अगर उस बाल्टी को थोड़ा सा अगर मान लीजिए उसका डायमेंशन छोटा कर देते हैं और दोनों तरफ अगर जैसे मान लो आजू बाजू कॉन्वेक्स लेंस अगर लगाते हैं तो वो माइक्रोस्कोप बन जाएगा। लैब्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाकई में तरीके का होता है। तो ऑब्जेक्ट के पास यानी कि स्पेसिमेन के पास जो लेंस लगा रहता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जिसके ज़रिए आंखों से लेंस में देखते हैं उसे आईपीस कहते हैं। और ये दोनों ही लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। अगर इन दोनों माइक्रोस्कोप से काम नहीं बनता तो तीसरा एक और ऑप्शन रहता है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है कि यूवी रेडिएशंस देखने के लिए एमिट करवाते हैं, स्पेसिमेन को लेंस में भेजा जाता है। कम वेवलेंथ की लाइट का फ़ायदा यही होता है कि उस पर ईएम वेव ज़्यादा पावरफुल होने का फ़ायदा ये रहता है कि इमेजेस, उसको कोई भी स्पेसिमेन की इमेज उस पर बेहतर तरीके से जो है वो दिखाई देती है। तो ये तो पास की चीज़ देखने के लिए होता है माइक्रोस्कोप, और अगर आपको दूर की चीज़ें अगर देखने हो तो उस चीज़ के लिए टेलीस्कोप काम आता है।
ये टेलीस्कोप्स 3 तरह के होते हैं। आसमान में तारे, सितारे, मीटियोर्स और सोलर एक्लिप्स की गतिविधि को देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है, जिसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस को एक फ्रस्टम ट्यूब में आगे पीछे लगाया जाता है। बड़ा कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव कहलाता है और छोटा कॉन्वेक्स लेंस जो कहलाता है वो आईपीस कहलाता है। दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसा ही है, मगर यहाँ पर उन दोनों कॉन्वेक्स लेंस के बीच एक और कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है ताकि फाइनल इमेज ऑब्जर्वर को सीधी दिखे। तीसरा कहलाता है गैलीलियन टेलीस्कोप, जिसमें ऑब्जेक्टिव में कॉन्वेक्स लेंस होता है और आईपीस में कॉन्केव लेंस होता है। बाइनोक्यूलर्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको दूरबीन बोलते हैं। एक और लेंस का एग्जाम्पल होता है मूवी या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर। जैसे आप अभी 16:9 के वाइड स्क्रीन पर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उसी तरह से अगर जैसे मान लीजिए मैं 16:9 के रेशियो में एक सफ़ेद पर्दा लगा देता हूँ और उसके कुछ डिस्टेंस पर मैं जो है वो मूवी या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर अगर रख देता हूँ, तो एक लाइट पकड़ो, उसके सामने एक OHP या फिर स्लाइड्स रख दो और फिर उस चीज़ को सामने दिखाओ। और रियल और इन्वर्टेड दिखाने के लिए मिरर्स और लेंसेज का कॉम्बिनेशन आप इसमें इस्तेमाल करो, तो कैसे आपको जो है वो उस सफ़ेद पर्दे पर आपको वो सारी की सारी इमेजेस दिखाई देती हैं। ये कुछ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और साइंस एस्पिरेंट्स या फिर स्कूल्स में आपने इस तरह के प्रोजेक्टर आपने जो है वो देखा होगा, या फिर ओल्ड स्कूल सिनेमा हॉल या फिर ऑडिटोरियम में आपने एक छोटे से ग्लास में ऊपर आप पीछे अगर देखोगे तो एक छोटी सी ग्लास रहती है और उसके सामने एक बड़ा पर्दा रहता है और आप उसमें जो है वो पूरी की पूरी मूवीज़ आप जो है वो देखते हैं। खैर आजकल तो डिजिटल प्रेजेंटेशन का ज़माना है, अच्छे अच्छे हार्डवेयर जो है वो आजकल आ गए हैं, बट ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजीज़ की अपनी अलग ही बात होती है। बहुत ज़्यादा तरास आता है किसी भी चैप्टर को लंबा खींचना, किसी भी सीरीज़ को लंबा खींचना, पर क्या करें, जनरल नॉलेज सिलेबस ही ऐसा है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर मान लीजिए देश के लिए कुछ काम करना है, किसी पब्लिक सेक्टर में एक नैतिक जिम्मेदारी आपको संभालनी है, तो जनरल नॉलेज का सिलेबस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस लाइट को किसी और ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री में अगर पास करता हूँ तो कैसे वो लाइट 7 रंगों पे बदल जाती है। अगर किसी और मटेरियल में अगर पास करता हूँ इस लाइट को, तो कैसे वो लाइट अंदर के अंदर ही फैल जाती है, और कैसे वो हम स्टिमुलेट एमिट करते हैं उस लाइट को, तो कैसे वो दूर जाकर जो है वो इमेज मिलती है और कहीं भी डाइवर्ट नहीं होती और दूर जाकर कहीं जो है वो फेड हो जाती है। इन सब के बारे में आगे की कहानी लाइट के चौथे हिस्से पर आपके सामने पेश करूँगा। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। ये मेरे इस लाइट का तीसरा हिस्सा था। अगले हिस्से में लाइट का चौथा हिस्सा और आखिरी हिस्सा लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए हैं, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। दिस वॉज राहुल रंगारी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।